नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप चौरसिया फारकाओ एनजीओ भोपाल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जबलपुर के बहुत ही बफेलो के प्रोग्रेसिव क्षेत्र में आए हैं और परियट जगह का नाम है, बहुत ही फेमस एरिया है और मैं समझता हूं जबलपुर जो है वो एशिया का सबसे बड़ा बफेलो हब है। और इसी कड़ी को हम आगे जोड़ते हुए हमारे सर हैं बल्हारा सर। बल्हारा डेयरी फार्म एक फेमस नाम है, काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही थी, तो सोचा कि आज मौका मिला सर से मिलने का और सर से रूबरू होने का। तो सर से हम जानेंगे कि कैसे शुरुआत हुई और कैसे आगे काम को बढ़ा रहे हैं और आगे इसमें क्या भविष्य देखते हैं और नए नौजवान फार्मर्स के लिए क्या संदेश है, ये सर से हम बात करेंगे। सर, आप। मेरा नाम दीपक बल्हारा है और डेयरी फार्मिंग में हमारी ये सेकंड जनरेशन है, अब थर्ड जनरेशन भी आने वाली है। हमारे फादर ने ये काम को स्टार्ट किया था बहुत छोटे लेवल से और आज हम करीब हमारे पास 800 मुर्रा बफलो हैं, कुछ उसमें जाफराबादी भी है, लेकिन ज़्यादातर मुर्रा बफलो है। और सर, ब्रीडिंग पे कैसे काम कर रहे हैं और कितने आप किस तरीके से ब्रीडिंग पे अभी मेरे पास 40 से 50 हीफर हैं जो मैंने क्रॉस अच्छे जो मुर्रा बुल है, हमारे सेलेक्टेड मुर्रा बुल है मेरे पास करीब 14-15 और जाफराबादी बुल भी हैं, तो उनकी मेरे पास ऑफ स्प्रिंग है करीब 40 करीब है। उनका प्रोडक्शन हमारा 10 लीटर से लेके फर्स्ट लैक्टेशन में पहली पैरिटी में 13-14 लीटर तक की आ रही है। और सर, हमारे पास अभी जैसे हम ये आपका शेड है, अलग अलग कई शेड बने हैं आपके, तो इसमें किस तरीके से आप मैनेजमेंट रखते हैं? आपका फार्म बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर कि इतना मैनेज्ड फार्म बफेलो का मैं फ़र्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। मैं कई फार्म पे विज़िट किया हूँ, लेकिन इतना साफ़ सुथरा अच्छा माहौल दिया है आपने। ये हमारे लॉट हैं, ये मिल्किंग शेड हैं, जो 3 शेड देख रहे हैं आप, ये मिल्किंग शेड है। फिर पीछे जो शेड है एक ड्राई शेड है, एक शेड ट्रांजिशनल पीरियड के लिए है और प्लस उसमें काविंग भी होती है, तो वो अलग है। और उसके अलावा कुछ काउज़ हैं, उनके अलग हैं, हीफर के लिए कुछ अलग जगह है। और सर, आगे भविष्य में आप क्या देखते हैं इस फील्ड को लेके? क्योंकि अभी जो देख रहा हूँ कि कई लोग नेगेटिविटी भी में भी जा रहे हैं, और आपका क्या इसमें विज़न है कि आगे आप, मैंने सुना है कि आप ब्रीडिंग फार्म भी आगे खोलना चाह रहे हैं, क्योंकि एक मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छी पहल होगी, क्योंकि हम लोग भी इंतज़ार करते हैं कि कोई बड़े फार्मर पुराने जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है वो इस क्षेत्र में आएँ और थोड़ा सा योगदान दे के हमारे जो युवा लोग हैं जो अच्छे से काम करना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित करें। तो क्या आपकी सर आगे विज़न है इसमें? अभी फार्मिंग में सबसे बड़ा चैलेंज जो फार्मर्स हैं उनके लिए अभी इसकी कॉस्ट एफिशिएंसी का है, क्योंकि पिछले सालों में फीड की जो कंसंट्रेट फीड है, फॉडर भी है, ड्राई फॉडर भी है, उनकी कीमतें करीब करीब 1.5 से 2 गुना तक हो गई हैं और फॉडर की तो बहुत ज़्यादा ही हो गई है। तो ये चैलेंजिंग काम है इसकी कॉस्ट वो करना। कॉस्ट आप मेंटेन कर सकते हैं आपकी ब्रीडिंग साइकिल प्रॉपर रख के, और आपके पास काविंग प्रॉपर टाइम पे, इंटर काविंग रेशियो आपका ठीक हो, तो आपकी जो मिल्क एवरेज है, हर्ड एवरेज लगा लें, वेट एवरेज लगा लें, वो अगर आप ठीक रख पाते हैं, वो एक चैलेंजिंग काम है। तो काम अभी उस हिसाब से ही चल सकता है। पहले जैसे थोड़ा मोटे तौर पे काम होता था कि लोग लो कॉस्ट में लो ब्रीड एनिमल रख के या वैसे काम कर लेते थे, थोड़ा मार्जिन ज़्यादा होता था तो वो चल जाता था। आजकल बहुत चैलेंजिंग है, बहुत प्रिसाइज सारी चीज़ें चाहिए, तभी आप फार्म प्रॉफिट में ला सकते हैं। और सर, दूध के रेट से क्या आपका वो है कि कितना होना चाहिए जब एक फार्मर को या बड़ी डेयरी सर्वाइव कर सकती है? क्योंकि अगर दूध के रेट नहीं मिलेंगे और फीड महंगा होता जाएगा तो एक ना एक दिन अधिकतर फार्म बंद ही होते जाएंगे। देखिए, दूध का रेट ऐसा है कि डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे इनको, इस पर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। आपकी आज की तारीख में आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, अगर आप जो कस्टमर ले रहा है और अगर वो चीज़ उसको लग रही है कि ये उसकी कॉस्ट इफेक्टिंग इसमें नहीं आ रही है, ये महंगी है, तो वो वैसे ही नहीं लेगा, क्योंकि ऑप्शन है लोगों के पास। अमूल है, मदर डेयरी है, अपना नेस्ले, बहुत सारी कंपनियां हैं, इनके भी दूध आ रहे हैं, प्रोसेस मिल्क आ रहा है। पर ये फार्म फ्रेश मिल्क जो है
ये अवेलेबल कराना ही बड़ी बात बड़ी है बात है। आज की तारीख में। मतलब ये एक प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है जो कि आपको हर जगह नहीं मिल सकता, तो इसकी चैलेंजिंग अलग है। तो रेट अगर जो फार्मर है उसको अपने हिसाब से काम करने दिया जाए, उसके वो रेट जो उसको लगता है वो खुद ही अपने उसके भी कस्टमर से रिलेशन होते हैं, तो वो भी कोई ऐसा नहीं है कि अनाप शनाप कोई रेट लगाएगा। उसका रेट जो है वो डिसाइड करता है कि मेरे को मार्जिन, एक फिक्स मार्जिन, मेरा एक मोटे तौर पे इतना मार्जिन होना चाहिए। वो कोई कह नहीं सकता कि इतने रुपए दूध लीटर होना चाहिए। अब जैसे आज की तारीख में आप देखेंगे तो लोग 100 150 रुपये लीटर तक भी दूध बेच रहे हैं। जो नए फंडे लेके आ रहे हैं, कोई बॉटल कर रहा है, कोई ऑर्गेनिक कर रहा है, कोई A2 कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उस बेस पे फार्म फ्रेश बफलो मिल्क का अपना एक उसका प्रोडक्ट की एक क्वालिटी के आधार पे वो रेट फार्मर खुद डिसाइड करता है। और सर अभी जैसे मैंने देखा आपने तालाब भी बनवाया है, मैं बड़ा सुना था आपके बारे में, और आज मतलब एक तरह से साल भर से चल रहा था कि मिलना है, और आज मुलाकात का वो समय आया। और मैंने देखा कि मेरा भी एक सपना है कि मेरे फार्म में भी इस तरीके की सारी व्यवस्थाएं मैं बनाऊं आगे, क्योंकि बफेलो के लिए जो आपने तालाब बनाया है वो बहुत ही मेरे हिसाब से ज़रूरत है सर इसकी। और आप क्या कहते हैं सर कि जब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। जब आप इंटरेस्ट लेते हैं, आप 20 चीज़ें 10 चीज़ें करते हैं, कोई एक चीज़ कामयाब होती है, 10 चीज़ें फेल हो जाती हैं। फार्मिंग ऐसा ही काम है। अगर आपका इंटरेस्ट है, आप शौक़ से कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ पास भी होती है, कुछ नहीं भी होती, लेकिन आपको करते रहना पड़ता है। और सर तालाब का क्या मतलब फ़ायदा है इसमें, थोड़ा सा ये ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में वो कल्चर नहीं है। सिर्फ भैंस को ला के बांध दिया जाता है, दूध ले लिया जाता है। आपने इतना खर्च करके एक तालाब बनाया, तो इसका क्या रीज़न है सर? जैसे हाँ, ये ओपन यार्ड हमने बनाए थे लूज हाउसिंग के लिए पहले शुरू में, तो उसके अपने कुछ फ़ायदे हैं। उसमें बफलो क्रॉस वगैरह करने के लिए जो बुल यूज़ करते हैं हीट वगैरह पे आने के लिए, उसके फ़ायदे हैं। अब तालाब से ये है कि आप जैसे गर्मियों में आपको टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उसकी हाउसिंग के लिए, उसकी कंडीशनिंग के लिए, जानवर की उसकी हेल्थ के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप जितना कर सकते हैं, फॉगर भी है, पंखे हैं, या ओपन शेड है, ये उसकी हाउसिंग में उसको रख रखाव के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं एनिमल के लिए। तो उसमें आप उसकी हेल्थ के लिए जितना उसको बेटर एनवायरनमेंट दे सकें, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग एरिया या जगह के हिसाब से आप उनको कर सकते हैं। और सर हमारे पास अभी जैसे हम 800 बफेलो को मैनेज कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात है मेरी नज़र में। और इतने अच्छे से मैनेज कर पाना 800 एनिमल को, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी सबसे हाईएस्ट मिल्किंग आपने कितने लीटर तक देखी है इतना 50 साल के आपके सफ़र में? हमारे पास बफलो जो है क्या है कि ये जो ब्रीडिंग इसमें करने वाले लोग हैं, कुछ बहुत हाई एनिमल अकेले ख़रीदते हैं, कम जानवर रखते हैं। पर हम क्योंकि फार्मिंग बड़े लेवल पे करते हैं, तो बहुत हाई ईल्डर एक सस्टेनेबल एनिमल चाहिए जो 14-15 लीटर का हो, 16 लीटर का जवान, वो ज़्यादा बढ़िया। बहुत हाई ईल्डर जानवर भी लॉन्ग टर्म पे आप उसको एक तो मिलते नहीं हैं, और मिल भी जाते हैं तो उनमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होता है, प्रोलैप्स के केसेस, मैस्टाइटिस के केसेस। पर फिर भी हमारे पास 20-22 लीटर तक के एनिमल हैं। और सर आगे ब्रीडिंग में आपका क्या विचार है कि क्या ब्रीडिंग किस तरह? अब मैं कुछ चीज़ें पहले भी ट्राई की थी, अभी ब्रीडिंग में कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया 30-40 हीफर हैं हमारे पास, तो उनका परफॉर्मेंस देख के आगे हमारा ये विचार है कि हम इसको एक अपने फार्म के लिए जो एनिमल बाहर से परचेज़ करते हैं वो ना करके हम अपने फार्म के लिए इन हाउस हमारे हीफर्स तैयार करें, तो उनकी जो हेल्थ और सारी चीज़ें रहेंगी लोकल कंडीशनिंग के हिसाब से, डिज़ीज़ वगैरह के हिसाब से, क्योंकि शिपिंग में एनिमल को डिज़ीज़ लगती हैं। कुछ बाहर से अलग अलग एरिया से अलग अलग वायरस स्ट्रेन होते हैं, FMD वगैरह के, वो ज़्यादा इन्फेक्ट होते हैं। अपने खुद के करने से, अपने पास से वो उनकी इम्यूनिटी थोड़ी अच्छी होती है, और शिपिंग वगैरह से जो प्रॉब्लम आती है वो बच जाती है। सर हमारा भी उद्देश्य यही है आगे आने वाले 5 से 7 सालों में कि जो भी बफेलो मध्य प्रदेश में हो वो यहीं के यहीं लोकल अवेलेबल एक दूसरे को हो जाएं, ऐसा हमारा विज़न हम भी लेके चलें। हाँ, मैंने एक बार पहले प्लानिंग कमीशन में सोमपाल शास्त्री साहब थे, तो उनको एक प्रोजेक्ट दिया था
कि यहाँ इतना जर्म प्लाज्म है कि अगर मुर्रा बफलो को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ से छोटे काफ लेके लोगों के, हम तो खुद अपने डेवलप करते हैं, पर सरकार अगर चाहे तो वो लोगों को प्रोवाइड करा सकती हैं। इतना जर्म प्लाज्म है कि दूसरी जगह दूसरे स्टेट में मुर्रा के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। सर हम ये भी समझते हैं जैसे जबलपुर में आप लोगों के एक पैरामीटर है कि 12 लीटर से नीचे की भैंस आप लोग कभी शायद ही खरीदते हो या खरीदते ही नहीं। हाँ, एक क्राइटेरिया हमारा है 12-13 लीटर का। तो इनके जो बच्चे होते हैं वो भी अच्छी ब्रीड नस्ल के ही बिल्कुल बिल्कुल। तो कई लोग यहाँ से परचेज भी करके ले जाते हैं। हाँ, लोग ग्रामीण लोग अभी हम लोगों से लेते हैं कुछ हीफर्स, कुछ बच्चे काफ जैसे हमारे पास कुछ ज़्यादा हो जाते हैं तो अभी ऑलरेडी फीमेल जो हीफर हैं वो तो लोग लेके ही जाते हैं, जो फार्मर किसान लोग हैं गांव देहात के वो ले जाते हैं। और सर आपका मानना ऐसा है कि मिल्किंग यूनिट अलग होने चाहिए और काफ रेयरिंग फार्म अलग होने चाहिए, ऐसा आपका कुछ इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फार्म पे ही आप अलग स्पेस में कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है जब आप फार्मिंग करते हो तो आपको ज़रूरतें पता लगती हैं। कॉपी बुक स्टाइल में या थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें कामयाब नहीं होती हैं। जब आप करते हो तो आपको चैलेंजेस आते हैं, आप उन चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करते हैं, तब फिर वो चीज़ आप उसको प्रैक्टिकली कर पाते हैं। सर आगे भविष्य में आप जब भी अपना ब्रीडिंग फार्म बनाएंगे बड़ा, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। बिल्कुल, जो भी हमारा सपोर्ट आपको लगेगा, हम 100% आपके साथ हैं, क्योंकि आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है सर। बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि सर आप इतने अच्छे से फार्मिंग कर रहे हैं और एनिमल आपके बहुत स्वस्थ हैं, साफ़ सुथरे हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि एनिमल तो आप रख लेते हैं लेकिन साफ़ सफाई और इनका रखरखाव बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे की तरह आप देखेंगे सर कि कोई भी बफेलो मैंने देखा, जो नोटिस किया, कोई भी बफेलो गंदी नहीं है या गोबर नहीं चिपका हुआ। इस तरीके से छोटी सी चीज़ है, लेकिन इतने बड़े फार्म को इस तरीके से मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल है। और यहीं आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है कि 800 भैंसों का फार्म इतना वेल मेंटेन, इतना साफ़ सुथरा, इम्पॉसिबल लगता है मुझे, लेकिन सर ने जो कर दिखाया है वो बहुत ही मतलब चमत्कारी चीज़ लगी मुझे और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे इतनी बड़ी शख्सियत सर से मिलने का मौका मिला और धन्यवाद आपका और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने टाइम दिया। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों ये है सर का, ये देखिए, पहले मैं आपको फार्म दिखा देता हूँ नहीं तो आपको समझ से में नहीं आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये है स्विमिंग पूल बफेलो के लिए। मध्य प्रदेश में मैं पहली बार स्विमिंग पूल देख रहा हूँ इतना बड़ा। लगभग 150-200 बफेलो इसमें नहाने आती हैं गर्मियों में, जिससे टेम्परेचर उनका सही बना रहता है, दूध में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ये देखिए स्विमिंग पूल, ज़बरदस्त स्विमिंग पूल है। देखिए आप, शानदार फार्म मैनेजमेंट बफेलो के लिए देखने को मिला। नेचुरल ब्रीडिंग पे अधिकतर काम हो रहा है। ये बुल्स हैं, 14,000 लीटर का रिकॉर्ड है। आगे सामने हम लोग देख रहे हैं मेटिंग के लिए तैयार, और ये बफेलो जाती हुई देखिए। मिल्किंग के बाद ये बफेलो खुले मैदान में चरती हुई, अगर ये हीट पे हैं तो क्रॉस हो जाएंगी। और बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर, दिल से बहुत खुश हूँ इस फार्म पर आकर। और ये बुल्स के शेड, बुल्स को खोला जा रहा है। देखिए इनको खोला जा रहा है यहाँ पर ब्रीडिंग के पर्पज़ से, मेटिंग के पर्पज़ से। ये देखिए अल्टीमेट एटमॉस्फेयर बुल्स के लिए। देखिए बहुत ही ज़ोरदार बुल्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए इतना बड़ा बुल, देखिए आप, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुल है, जबलपुर में देखने को मिला। ब्रीडिंग पे काम शुरू हो रहा है यहाँ पे अच्छे से, और बहुत ही आदर्श डेयरी फार्म कह सकते हैं इसको। ये यंग बुल हैं दोस्तों। ये बुल जो आप सामने देख रहे हैं ना, इसमें ये 2 दांत अभी तोड़ रहा है, जस्ट मैंने देखा था। देखिए आप, इसकी हाइट, हेल्थ, लेंथ, दोनों बुल 2 दांत अभी तोड़ रहे हैं।
और अभी ब्रीडिंग के काम में नहीं लिया जा रहा है इनको, पूरी तरीके से तैयार करके ब्रीडिंग फार्म में यूज़ किया जा रहा है।